समझिए, इतिहास में आपका संविधान का निर्माण जो चैप्टर है वह रियल चैप्टर किसका है? नागरिक का। आपके इतिहास में दिया गया है संविधान का निर्माण। तो बताइए कि संविधान यदि हमारे देश में न होती तो क्या देश नहीं चल पाते? तो देश तो चल पाते, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती। यानी पावरफुल लोग ही अपने मर्जी से देश पर हुकूमत करते, गरीब लोगों को जीना दुश्वार हो जाते, यानी मुश्किल हो जाते। तो इसी चीज़ को देखते हुए किसका निर्माण किया गया? संविधान का। इसमें सभी को अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी गरीब को यदि सताते हैं तो इसके लिए कौन लड़ेंगे? तो सरकार लड़ेंगे। किसके तहत? संविधान के तहत। अब क्वेश्चन जो दिया गया है इसको समझिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 मुख्य आदर्श कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान, भारत के संविधान की जिक्र है। भारत की संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395। कितने हैं? 395। अनुच्छेद 395 है। भाग कितने? तो 22। कितने भाग हैं? 22 भाग। अनुसूचियाँ तो पहले 8 थी, अब 4 बढ़ करके कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। आप लोग वीडियो अपना देख लीजिएगा उसकी। तो 4 अनुसूची, 4 मुख्य आदर्श कौन कौन से है उसको समझने से पहले आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में समझिए। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है वो समझिए। आप देखते होंगे प्रत्येक बुक जब आप अध्याय को निकालते होंगे तो अध्याय से पहले भी कुछ पेज लिखे होते हैं। 1 पेज या 2 पेज आपको लिखे हुए मिलेंगे। इस 1 से 2 पेज में क्या लिखा होता है? इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, इस बुक के अंदर जितने भी खूबियाँ हैं, ये सारे खूबियों को किस चीज़ में दर्शाए रहते हैं? प्रस्तावना में। किस चीज़ में? प्रस्तावना में। तो भारतीय संविधान का जो 1 पेज है तो उसी 1 पेज को क्या कहा गया है? प्रस्तावना। और प्रत्येक बुक का प्रस्तावना अपना होता है। इस प्रस्तावना में अपने बारे में बताए रहते हैं, इस बुक की क्या खासियत है उसके बारे में बताए रहते हैं। इस बुक में आप कितने पेज में जाकर क्या पढ़ेंगे सो चीज़ को दर्शाए रहेंगे, ताकि आपको सुविधा होगी। क्या होगी? सुविधाएं होगी। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने 12 दिसंबर 1946 को संसद में उन्होंने बोले थे कि आप सब प्रस्तावना पे ज़रा सा निगाहें दीजिए और उसको देखिए और इसे भी संविधान में लागू कीजिए। उसे भी संविधान में लागू कीजिए। तो लागू करने में उसे कितने समय लगा? बोल 22 जनवरी 1947 को उन्होंने लागू किए थे। कब लागू किए थे? 22 जनवरी 1947। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कब पेश किए थे? तो 12 दिसंबर 1946 को। 12 दिसंबर 1946 को उन्होंने संसद में पेश किए और उन्हें वहाँ पर बोले कि आप सभी व्यक्ति उस पर भी निगाहें दीजिए, उसको पढ़िए और पढ़ करके उसे लागू कीजिए प्रस्तावना को। कहाँ पर? संविधान में। किस में? संविधान में। तो लागू कब किए? 22 जनवरी 1947 को। तो याद रखिएगा, पेश जवाहरलाल नेहरू ने कितने ईस्वी में किए थे? तो 1946 में। पूरे समय बोलेंगे तो 12 दिसंबर 1946। कहेंगे लागू कब हुए? तो 22 जनवरी 1947 को। तो किसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहेंगे कि प्रस्तावना को पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। है कि नहीं है? लागू कब हुए प्रस्तावना? तो 22 जनवरी 1947। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। प्रस्तावना को, संविधान को क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है। क्या कहा गया है? कुंजी कहा गया है। स्रोत, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो नागरिक। प्रस्तावना का स्रोत नागरिक। अब स्रोत का अर्थ आप लोग बता सकते हैं स्रोत क्या है? जैसे आप समझिए, लोकल लैंग्वेज समझिए। जैसे मान लीजिए पानी का स्रोत क्या है? तो पानी का स्रोत अलग अलग है। हैंडपंप है, चापाकल। दूसरा स्रोत है इंडा, जिसे आप कुआं कहते हैं। तीसरा स्रोत है पोखर। चौथा स्रोत है नदी। अगला स्रोत है आपका दूसरा, है कि नहीं है, जो भी है, तो उसी को क्या कहा जाता है? स्रोत।
जैसे दूध का स्रोत की बात करेंगे तो गाय, भैंस, भेड़िया, बकरी है कि नहीं है, ये सब किसकी स्रोत है, दूध की स्रोत है। तो बताइए प्रस्तावना की स्रोत किसे कहा गया है, वह नागरिक को। किसे कहा गया है, नागरिक को। तो ये भी बात किसने कहे, तो भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। अगर हम आप लोगों से पूछेंगे संविधान का पिता कौन है, तो आप कहिएगा भीमराव अंबेडकर। संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर। शेरूबाड़ी संघवाद 1960 मामला को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में नहीं जोड़ा, लेकिन केशवानंद भारती मामला जो है केरल में हुए थे, वह 1973 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें संविधान में जोड़ दिए। जैसे ही संविधान में जोड़े तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुए, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला है समाजवादी, दूसरा है पथ निरपेक्ष, 80 नंबर में है राष्ट्र की अखंडता। अब इस चीज़ को समझिए, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है और राष्ट्रवाद की अखंडता क्या है। समाजवादी का अर्थ है समान वे में, यानी जितने भी लोग हैं सबको अधिकार क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे, किसी को कम और ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है वह समझिए। इसको समझने से पहले आप यहाँ पर देखिए, हम लिख दिए हैं धर्मनिरपेक्ष और पथ निरपेक्ष में क्या अंतर है, समझिए। जैसे चाइना है, चाइना तो चाइना है धर्मनिरपेक्ष, पाकिस्तान जो है वह है धर्मनिरपेक्ष, अफ़गानिस्तान जो है वह है धर्मनिरपेक्ष, सऊदी अरब जो है वह है धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि वह मुस्लिम कंट्री सब है। क्या है, मुस्लिम कंट्री है। अपने लोगों को यहाँ जो है किसी भी धर्म को आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप दबा नहीं सकते हैं, यानी सब अपने अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। सभी अपने अपने धर्म के लिए जो इच्छा होंगे वह उपासना कर सकते हैं, जिसको जैसा इरादा होंगे करने का वह कर सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। और जो सिंगल वे में किसी के विरोध होंगे तो वह क्या होंगे, धर्मनिरपेक्ष। क्या होंगे, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष और पथ निरपेक्ष में समझ में आया हुआ। धर्मनिरपेक्ष सऊदी अरब, धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कंट्री सब है, वो लोग एक ही धर्म को मानते हैं, अन्य धर्म को बहुत ज़्यादा वो लोग सताते हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू सब जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग, ज़बरदस्ती हिंदुओं को पकड़ करके निकाह कर लेते हैं। निकाह करने के बाद अपना जितने जो मर्जी हुआ अपना करते हैं वो लोग, है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान करते हैं हिंदुओं के साथ, ज़बरदस्ती जा कर के जो है हिंदू के मंदिर में गाय को काट देते हैं। तो ये सब क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। और पथ निरपेक्ष में क्या है कि आप किसी भी धर्म को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, किसी धर्म के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो वही है पथ निरपेक्ष, बराबर। अगला है राष्ट्र की अखंडता। अखंडता का अर्थ क्या है कि यदि आपको भाई भाई में झगड़ा है, ठीक है, झगड़ा आपने किए, लेकिन जब यदि किसी ज़रूरत हो गए राष्ट्र को, तो आप अब भाई भाई में झगड़ा नहीं रखेंगे, सब एकजुट हो जाएंगे। उस समय क्या हो जाएंगे, सब एकजुट हो जाएंगे। उसी को क्या कहते हैं, अखंडता। उसी को क्या कहते हैं, अखंडता। फिर से अखंडता को समझिए। जैसे मान लीजिए गांव में सभी को एक दूसरे से झगड़ा है, एक दूसरे में प्रॉब्लम है, लेकिन जब मान लीजिए कि देश को जरूरी हुआ आप सभी को, तो अब आप सभी अपने अपने झगड़ को भुला देंगे और सब एक होकर के वह काम करेंगे। उसी को क्या कहते हैं, अखंडता। जैसे अपने गांव सब में और भी देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के मृत्यु हो गए, आपको कितना भी दुश्मनी है, दिस है, डैट है, आपको वहाँ पर पहुँचना ही होगा, एकजुट होकर के काम करना ही होगा। आप भोज करते हैं, है कि नहीं है, भले ही आपको विरोधी हो, लेकिन उस वक्त आपको यहाँ पर जाना ही होगा। वह क्या है, अखंडता है। क्या है, अखंडता है। यह बात आपने समझे। न्याय, प्रस्तावना में न्याय कितने तरह के हैं, 3 तरह के। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की चर्चा की गई है, तो 3 तरह के। यह आपके क्वेश्चन में है यहाँ। न्याय 1 नंबर में क्या है, न्याय है कि नहीं है। तो 3 तरह के न्याय की चर्चा है। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 1 नंबर प्रस्तावना से आंसर निकला कि नहीं निकला। 4 को कहता है, प्रस्तावना के 4 मुख्य बात बताइए, जिसमें से एक आपने प्रस्तावना से निकाल लिए न्याय को। तो याद कर रखिएगा, हम अगर पूछेंगे प्रस्तावना में
कितने तरह की न्याय की चर्चा की गई है, तो आप बोलिएगा 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 तरह की। कितने तरह की? 5 तरह की। आपके क्वेश्चन में 2 नंबर पॉइंट में है स्वतंत्रता, है कि नहीं है? वह भी कहाँ से आई है, तो प्रस्तावना से। कहाँ से? प्रस्तावना। ए में है विचार, बी में है अभिव्यक्ति, सी में है विश्वास, डी में है धर्म और ई में है उपासना। ठीक है। अगला है संघ और मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। कहाँ पर नहीं किया गया है, तो प्रस्तावना में। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रस्तावना में किसकी चर्चा नहीं की गई है, तो याद रखिएगा संघ का और मताधिकार का, ये दोनों की चर्चा प्रस्तावना में नहीं की गई है। प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष की चर्चा है या पथ निरपेक्ष की, तो पथ निरपेक्ष की। हिंदुस्तान कौन सी निरपेक्ष है, तो पथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष हिंदुस्तान नहीं है। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगला समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखे हैं कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है, तो आंसर में याद रखिएगा 1 बार। वह 1 बार क्यों संशोधन था, तो 42वां संशोधन। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है, तो 1 बार, लेकिन वह 1 बार क्यों संशोधन था, यहाँ पर लिखा होगा, है कि नहीं है? क्यों? 42वां, है ना जी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष और पथ निरपेक्ष में अंतर बताइए। हम बता दिए थे। तीसरा नंबर, बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया है और वह कहाँ पर जिक्र किया गया है, तो प्रस्तावना में। कहाँ पर? प्रस्तावना में। 4 नंबर क्वेश्चन हम दिए हैं, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके बुक का, है ना। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? आप नंबरिंग से याद नहीं रखिए, आप याद रखिएगा अपना क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि सभी बुकों में अलग अलग है। जिसका पास 2022 का है उसको अलग होगा, जिसके पास 2020 वाला है तो उसमें क्वेश्चन हो, लेकिन नंबरिंग क्या है, चेंजिंग है। तो नंबरिंग के हिसाब से नहीं, आप क्वेश्चन के हिसाब से याद रखिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक एक चीज़ और है, अपना बुक उल्टा के देखिए। आपके बुक में लिखा गया है कि वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, बनकर तैयार हुआ था। देखिए तो जरा सा बुक उल्टा करके, संविधान निर्माण में जनवरी दिया गया है जो गलत है। 26 जनवरी है ना, जो कि जनवरी नहीं, आपके बुक में मिसप्रिंट है, उसको देख लीजिएगा आपने। तो वह बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। आपके बुक में 26 जनवरी है लिखा गया, जनवरी गलत है, ठीक है। जनवरी की जगह पर क्या होगा, नवंबर। क्या होंगे बुआ, नवंबर। तो समझिए संविधान बनकर तैयार कब हुए, तो 26 नवंबर 1949 को। समय कितने लगे थे संविधान बनने में बुआ? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये पहले भी आप लोग याद किए होंगे। इस पर बहस कितने दिनों तक चले? अब देखिए बहस कितने दिनों तक चले, तो 12वां अधिवेशन, 166 दिन की बैठक, 114 दिन की बहस, फिर भी 2 महीना लेट क्यों? कितने दिन बहस चले थे? फिर से एक बार देख लीजिए, 12वां अधिवेशन, 166 दिन की बैठक, 114 दिन की बहस, फिर भी 2 महीना लेट क्यों हुए थे? इतना दिन बहस हुए थे, उसे क्या करने में, लागू करने में, हाँ। अगला समझिए कि 31 दिसंबर 1949 को कांग्रेस अधिवेशन चल रहे थे। हाँ, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन चल रहे थे और इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसमें भाषण दिए थे रात 11:35 पर, और उन्होंने कहा था भाषण में कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का अर्थ है कि हमें अंग्रेज मुक्त चाहिए। हमारा देश कैसा होना चाहिए, अंग्रेज मुक्त, यानी एक भी अंग्रेज हमारे देश में नहीं रहना चाहिए।
लेकिन बहुत सारे लोगों का अर्थ कहना था कि चलिए कोई बात नहीं है, ज़रा सा हमको टुकड़ा भी दे देंगे ना तो भी हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हम लोगों को यदि ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ रह सकते हैं, अंग्रेज़ को भगाना बड़ा टफ है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे। किसके नेता? गरम दल। वह कहा न, हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, एक भी अंग्रेज़ जो है इंडिया में नहीं दिखना चाहिए, हमको वैसा आज़ादी चाहिए। उन्होंने मांग कर दिए। उस समय दोनों आदमी कट्टर दोस्त थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का ठीक है ऐसा ही होगा, है ना। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए 11:35 पर। उन्होंने अंग्रेज़ों को समय भी दिए, कहा 26 जनवरी 1930 तक किसी भी हाल में हमारा देश आज़ाद चाहिए, और अंग्रेज़ को यहाँ से भागना ही होगा, चाहे वह लाठी के बल पर भागे, चाहे बंदूक के बल पर भागे, चाहे जैसे भागे, लेकिन 26 जनवरी 1930 अंतिम डेट है अंग्रेज़ों की भागने की, कह दिए। और उन्होंने कहाँ चले गए? वह रावी नदी के किनारे। कहाँ गए सभी लोग? रावी नदी के किनारे। और उन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहरा दी। रावी नदी पर क्या फहरा है? तिरंगा। तो हम पूछेंगे रावी नदी पर जवाहरलाल नेहरू ने कब तिरंगा फहराए थे? 31 दिसंबर 1929 को। कब? तो 11:35 बजे के बाद ही, क्योंकि पहले भाषण दिए, भाषण देने के बाद उन्होंने समय भी दे दिए, तब जाकर के रावी नदी पर तिरंगा फहरा दिए। इतने समय तक हमारा देश किसी भी हाल में क्या चाहिए? आज़ाद चाहिए। ठीक है। अंग्रेज सब बदमाशी कर रहे थे, कितने बार कहे थे कि हम कल भाग जाएंगे, अब कल भागे ही नहीं, फिर से युद्ध करने लगे थे। फिर कहा कि अगले दिन चले जाएंगे, फिर वो लोग गठबंधन कर लेते थे और फिर से अगले दिन आक्रमण कर देते थे। अंततः उन्होंने कहा कि नहीं, अब उन लोगों को कोई समय नहीं दी जाएगी, ओनली फॉर उन लोगों को भगाना होगा। अगर नहीं भागेंगे, जिस तरह से वो लोग भागेंगे, हम लोग हर चीज़ में क्या है? सक्षम है। और अंततः उन्हें क्या किए? भगाए। अंततः उन्हें खदेड़ कर भगा दिए। और यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को उन्होंने क्या किए? वो लागू किए थे। 26 जनवरी 1950। कितने दिन लेट है? तो 2 दिन लेट है। कितने दिन लेट? 2 महीना लेट हुआ। कितने दिन लेट है? 2 महीना। अब देखिए ना, यहाँ नवंबर है, क्या है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। कितने दिन लेट है? 2 महीना लेट। तो 2 महीना लेट क्यों हुए? क्योंकि वो लोग नहीं जा रहे थे, उन लोगों को समय दिए थे। और 26 जनवरी को उन्होंने भाषण दिए थे। 26 है कि नहीं है? 29 नवंबर को उन्होंने क्या किए? 31 दिसंबर की रात उन्होंने क्या किए थे? भाषण दिए थे। और भाषण में उन्होंने ये बात कह भी दी थी कि अंतिम डेट है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। तो भाषण में समय दिए थे कि नहीं दिए थे? और यही समय को लेकर के उन्होंने क्या किए थे? 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। ये समझने में किसी को दिक्कत है? फिर से एक बार समझिए तो, कि 26 जनवरी 1950 को जो है लागू क्यों किया गया है, जो कि बनकर तैयार हुए थे 26 नवंबर 1949 को। इसका मेन कारण था कि कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज़ों को भागने की अंतिम तारीख बता दिए थे। वह समय क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी है कि नहीं है? इसीलिए उसे लागू भी कब किया गया? 26 जनवरी 1950। कितने दिन लेट? तो 2 महीना लेट, क्योंकि समय दे दिए थे ना 26 जनवरी की। ये समझ में आ रहा है? वह 26 जनवरी, ये सोच रहे थे कि ये 26 जनवरी ना टूटे, ये चीज़ ना टूटे, इस भी तो हट सकता है, इस भी टूट सकता है कि नहीं है? लेकिन ये जनवरी समय जो दिया गया, ये समय न टूटे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को क्या किए? लागू किए। तो ये समझने में दिक्कत है? नहीं है। अब पहला क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 मुख्य आदर्श कौन कौन से हैं? तो पहला था न्याय। क्या है? न्याय। ये न्याय किस में चर्चा की गई है? तो प्रस्तावना में। किस में? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ही कितने तरह की न्याय की चर्चा है? तो 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में ही स्वतंत्रता की बात की गई है। और कितने तरह की स्वतंत्रता की?
5 तरह की। कितने तरह की? 5 तरह की। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना। तीसरा है आपका समानता। क्या है? समानता। समानता में है प्रतिष्ठा और अवसर। आपको प्रतिष्ठा भी समान वे में मिलना चाहिए और दूसरा अवसर भी समान मिलना चाहिए। अवसर का अर्थ नौकरी हो, दिश हो, डाइट हो, जो भी हो अवसर हो, वह सबको क्या मिले? बराबर मिले। अगर मान लीजिए इंटर पास यदि फॉर्म भरेंगे तो सब इंटर पास भरेंगे। आप लोग जो देखते होंगे कि किसी किसी को जो है कम मार्क में भी नौकरी हो जाते हैं, जिसे आप छूट कहते हैं। क्या कहते हैं? छूट। रियल में वह छूट से कुछ नहीं होता है। वह छूट इसलिए दी गई क्योंकि फॉरवर्ड जो पहले थे वो, अब तो ऐसा नहीं रहा गया है। फॉरवर्ड सबके पास पहले से ही बैकग्राउंड ठीक रहता था, वो लोग पढ़े लिखे होते थे, जिसके वजह से वो लोग के बच्चे बचपन से ही तेज तराक होते थे, इसीलिए वो लोग नौकरी कर लेते थे। अब बैकवर्ड के पास तो खाने पीने का भी प्रॉब्लम होते थे। दूसरी चीज़ कि उनके पिता सब पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को रास्ता साफ नहीं दिखाई पड़ते थे, जिसके वजह से वो लोग क्या हो जाते थे? पिछड़ जाते थे। इसीलिए क्या दिए? छूट दिए। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, छूट से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपको आएगा तो छूट मिले या न मिले आप आराम से नौकरी कीजिएगा, लेकिन छूट भी क्या है? ज़रूरी है। छूट भी ज़रूरी है। प्रतिष्ठा और अवसर समझ लिया आप। अब अखंडता भी हम समझा दिए थे, है कि नहीं? अखंडता का अर्थ कि आपको कितना भी लड़ाई हो, कितने भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट रहे, लेकिन कोई ऐसा काम हो जाएंगे तो आप सब एकजुट होकर के इस काम को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। और ऐसे देखने को भी मिलते रहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोई भोज होंगे वो, तो बताइए क्या सब आदमी जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सब एक जगह बैठ कर खाते हैं। अगर मान लीजिए दियाद में मान लीजिए बातचीत नहीं हो रहे हैं दोस्त यार में, तो वो दोस्त भी जा कर के शरीक होंगे और वह दोस्त भी देखते होंगे आप पानी परसेंगे, पत्ता देंगे, है कि नहीं है? चावल परसेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि यही है अखंडता। क्या है? अखंडता। इसी को कहा जाता है अखंडता। यानी आपको कितना भी भेदभाव है, लेकिन समय आने पर सब क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। तो वही क्या है? राष्ट्र की अखंडता है। तो वो सब की जिक्र किस में किया गया है? प्रस्तावना में। लेकिन ये प्रस्तावना रियल में किसकी है? तो नागरिक। प्रस्तावना किसकी? नागरिक की। यदि आप एसएससी का तैयारी करेंगे तो इस एसएससी में आपको 2 से 3 मार्क प्रस्तावना से क्वेश्चन दे देता है। रेलवे का एग्ज़ाम कीजिएगा तैयारी तो भी आपको इस प्रस्तावना से 1 से 2 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार पुलिस में कितने बार 5 मार्क का भी क्वेश्चन इसे पूछ देता है, कितने बार 2 मार्क, लेकिन रहता ही है। तो प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते रहता है बराबर। जो भी आप एग्ज़ाम दीजिए जनरल कंपटीशन का, हर में आपको प्रस्तावना से क्वेश्चन बनेंगे। यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, बीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें भी प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते रहता है। ठीक है। लेकिन ये है आपका नागरिक का टॉपिक, लेकिन आपके हिस्ट्री में भी दे दिया था, इसलिए हमने प्रस्तावना को बता दिए, क्योंकि प्रस्तावना से आपको संविधान को समझना ज़रा सा आसान होता है। ठीक है। अब इसमें दिक्कत है कहीं पर? क्या नहीं। चलिए।